CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें जिस सोसाइटी से आप बेनिफिट्स ले रहे हैं रॉ मटेरियल की सूरत में, रिसोर्सेज की सूरत में, ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में, वहाँ पे आपकी एज ए कॉरपोरेशन एज ए कॉरपोरेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस सोसाइटी को पे बैक करें। अब सोसाइटी या सोसाइटल एस्पेक्ट जो है ये इसकी एक डायमेंशन है। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट है, हम एज अ फर्म हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है कि हम हर वो काम करें जो कि एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट की बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हो। अब यहाँ पे इन चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो CSR इनकॉर्पोरेट करती है कि सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी को जहन में रखा जाए। जो कॉरपोरेशंस हैं हर वो काम करें कि जो सस्टेनेबल हो। अब यहाँ पे सस्टेनेबल से क्या मुराद है? हम जितने रिसोर्सेज और चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्तेमाल के बाद, तसर्रुफ के बाद जो है वो या तो ख़राब हो जाती हैं या अपनी पहली शेप से जो है वो ख़त्म होके किसी वेस्ट की सूरत में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये है कि आप जो भी काम करें वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो और वो डिप्लीट ना करे रिसोर्स को ख़त्म ना करे। तो सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनकी बात करते हैं। रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पे जब हम CSR की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे पास, फिर उसके बाद में हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो इनपुट्स हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमारी तीसरी बात जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हु विल टेक अप द चार्ज? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसकी हम बात करते हैं। अब सबसे पहले तो हर मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि रिलेटेड इन्वायरमेंटल इश्यूज को या ह्यूमन राइट्स को या फिर एम्प्लॉयमेंट की वेलफेयर को देखते हैं, तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले हु विल बी इन चार्ज ऑफ दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन कॉरपोरेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यू नीड टू मेक अ टीम। आप एक टीम बना देते हैं और उस टीम के अंदर लोगों को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं कि आपने CSR एक्टिविटीज़ को हमारे देखना है, CSR के प्रोग्राम्स आप डिज़ाइन करते हैं उनको देखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ज़हन में रखें, जब हम विद इन कॉरपोरेशन यानी कि अदारे के अंदर की बात करते हैं तो आप अपनी अदारे के अंदर एक दो सीनियर ऑफिशियल्स को, फिर मिड कैरियर को और फिर न्यू एंट्रेंट में से कुछ लोगों को जो है वो अपनी उस टीम का हिस्सा बनाते हैं, उन्हें रिसोर्स एलोकेट करते हैं और फिर उनको रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं कि अदारे के बिहाफ पे जितनी भी CSR की एक्टिविटीज़ हैं और CSR के लिए जो रिसोर्स हैं उनको आपने कंज्यूम करना है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए। और फिर जब हम अदारे से बाहर निकलते हैं अपने रीजन के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, जिसे आप कह लें कि म्यूनसिपैलिटी, वो उसके लिए जिम्मेदार है कि इन सभी, क्योंकि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे काम करती है, तो लेबर के कवानीन हैं, फिर एनवायरनमेंट की अलग से है, फिर इंडस्ट्रियल की अलग से है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कवानीन बाकायदा तौर पे बने हुए हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जब वो ऐसी सॉवरेन स्टेट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और कवानीन साजी मौजूद है और इम्प्लीमेंटेड है, तो फिर वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। फिर ओवरऑल जो हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, फिर फेडरल लेवल के ऊपर, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो एनवायरनमेंट को देखती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को देखती हैं, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और या ह्यूमन राइट्स को देखती हैं, वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेट किसी ना किसी को उसका चार्ज टेकअप करना होता है। विदाउट फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम CSR एक्टिविटी तो दूर की बात है, हम किसी भी काम को अकम्प्लिश नहीं करवा सकते। फिर आप अपने CSR के गोल्स सेट करें। देखें, जिस तरह से आप अपने सेल्स गोल को सेट करते हैं, जिस तरह से आप प्रोडक्शन गोल्स को सेट करते हैं, जिस तरह से आप अपनी क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं या फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हैं, सेम लाइकवाइज हमें जो है वो अपनी CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के गोल सेट करना होते हैं कि हमने किसी एक साल के अंदर, किसी 6 माह के अंदर हमने किस तरह से अपने अदारे के अंदर CSR एक्टिविटीज़ की अकॉम्प्लिशमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये हो सकता है कि हमने अगर फाइनेंशियल फंड जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन सेट किया हुआ है पूरे साल के अंदर, तो हर क्वार्टर के अंदर यानी कि हर 3 माह के अंदर हमने अपनी CSR एक्टिविटी के ऊपर कितनी स्पेंडिंग की है, फिर उस स्पेंडिंग से
जो है वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीटअप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपने ये प्लान किया कि आप अपने CSR एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो कहीं शजरकारी करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट गोल आपका अचीव हो रहा है। कहीं आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की कि हमने किसी जगह के ऊपर जो है वो कोई डिस्पेंसरी बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, या किसी जगह के ऊपर कोई मेडिकल फैसिलिटी कैंप लगाना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आपकी जो विद इन फर्म आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो इंटरनल कस्टमर्स कहलाते हैं, उनकी वेलफेयर का कोई टास्क हो सकता है। तो गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है। और गोल्स के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि गोल्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट एक एब्रीविएशन है SMART। स्मार्ट मतलब आपका जो गोल है वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि वो सस्टेनेबल हो, हम उस गोल को लेके साथ चल सकें। इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं, मैं जो पॉसिबिलिटी मैंने वर्जन्स देखे हैं उन सभी को मैं जो है वो इनकॉर्पोरेट करता हूँ यहाँ पे। आपका जो गोल का जो स्मार्टनेस का फीचर है उसमें सबसे पहले तो वो सस्टेनेबल हो। आपने ऐसा गोल सेट करना है कि जिसको आप अपने अदारे के मुख्तलिफ फीचर्स के साथ सस्टेन करके लेके जा सकें। फिर M के साथ मेजरेबल है। आप जो भी गोल सेट करें वो मेजरेबल हो। मिसाल के तौर पे मेजरेबल हम किसे कहते हैं, जो चीज़ न्यूमेरिक हो। मतलब आपने कोशिश करनी है, चाहे क्वालिटेटिव चीज़ें भी हैं, इमेजरेबल चीज़ें भी हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उनको नंबर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे उसे मेजरेबल होना चाहिए। जब तक कोई चीज़ मेजरेबल नहीं होती तो आप उसकी पहली हालत और दूसरी हालत या इम्प्रूव्ड हालत या वर्स्ट कंडीशन को मेजर नहीं कर सकते। तो आपका जो गोल है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें मेजरेबल होना चाहिए। साल के तौर पे अभी मैंने बात की कि 1 मिलियन की स्पेंडिंग है CSR के ऊपर, तो ये 1 मिलियन रुपी काउंटेबल है और मेजरेबल है। हमने कितनी स्पेंडिंग की, कितनी बाकी है, ये मेजर किया जा सकता है। फिर A के साथ अटेनेबल है, काबिल हसूल हो। गोल ऐसा सेट करना है जो हासिल किया जा सके। मतलब चांद सितारे तोड़ के लाना, दूध की नहरें बहा देना, और जो है वो गरीबों को घर बैठे राशन मुहैया कर देना, सारे पाकिस्तान में से गुर्बत मुका देना। दीज आर नॉट अटेनेबल गोल्स। हम सिर्फ इन्हें जो है वो जज्बात उभारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अटेनेबल नहीं है। अटेनेबल ये है कि हम अपने स्टाफ में अगर 20 लोग जो हैं वो डिसेबल हैं तो उनमें से 5 लोगों को हम व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर देंगे, अटेनेबल है। हम पूरे पाकिस्तान के अपाहज और डिसेबल लोगों को व्हील चेयर मुहैया कर देंगे, ये किसी एक कंपनी आज तक गवर्नमेंट नहीं कर सकी, तो ये अटेनेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में R है, R रैशनल हो, मतलब रैशनैलिटी हो, उसके अंदर अक्लमंदाना गोल सेट करें। हम अपने रिसोर्सेज को 1 साल के अंदर डबल कर लेंगे, 300 गुना बढ़ा देंगे, ये किसी तरीके से भी रैशनल नहीं है। फिर T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, मतलब जब तक आपका कोई भी हदफ, कोई भी टारगेट, कोई भी विजन आपने उसको टाइम बाउंड नहीं किया तो उसमें से चैलेंज खत्म हो जाता है। हम अब देखिए, आप अक्सर लोगों को कहते हैं हाँ जी आप नमाज पढ़ें, तो वो कहते हैं हाँ जी बस शुरू कर देनी है, बात शुरू कर देनी है, ये बात जुमे से शुरू कर देनी है या फलान दिन से शुरू कर देनी है। तो दिन तो आते रहते हैं, जुमे का दिन हर हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, रमज़ान हर साल में 1 दफ़ा आता है। तो इसी तरह से आप लोगों से पूछते हैं जी आप CSR एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेंडिंग करें, तो लोग कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल करेंगे, हाँ जी अस्पताल बना के देंगे जी, हम जी ये कर देंगे जी वो कर देंगे। व्हेन टाइम कॉन्स्टेंट करें। टाइम हर चीज़ को चैलेंजिंग बनाता है और हमें मजबूर करता है कि हम उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते रहते चीज़ों को अकॉम्प्लिश करें। तो आपके जो गोल्स हैं CSR के, उन्हें स्मार्ट होना चाहिए। फिर जो गोल्स के साथ साथ जो आपकी CSR एक्टिविटीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मतलब सिंगल यूज़ पॉलिसीज़ या सिंगल यूज़ गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये इतने अच्छे नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपने एक डिस्पेंसरी बना दी है CSR एक्टिविटीज़ के तहत, अपने इंटरनल स्टाफ को भी उसमें एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें भी आप सस्ते में वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्राहम कर रहे हैं। तो ये नहीं 6 महीने डिस्पेंसरी चला दी और लोगों ने वहाँ से बेनिफिट लेना शुरू कर दिया और फिर बस पूछा नहीं है कि डिस्पेंसरी में अद्वियात हैं, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे दीगर एमनेस्टीज़ और फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। तो आपने जो भी चीज आप मतलब हम अक्सर ये मैंने शजरकारी के एनवायरनमेंट में ये देखा है कि हम जज्बाती होके मतलब
10,000 दरख्त लगा देते। दरख्त या पौधा लगाना मकसद नहीं होता है, मतलब लगा दिया, 4 तस्वीरें बना दी, मीडिया कवरेज कर दी और फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया और बल्ले बल्ले करा लीजिए ठीक हो गया जी, हमने जो है वो प्लांटेशन कर दी है। इस तरह से काम नहीं बनता है। आपको क्या करना है, आप, मैं कहता हूँ 10,000 ना लगाएं दरख्त, आप सिर्फ 100 दरख्त लगाएं, लेकिन उन्हें बड़ा करने की भी जिम्मेदारी लें। बड़ा करने की जिम्मेदारी से क्या मुराद है, उन्हें कोई उखाड़े ना, तोड़े ना, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, फिर उनकी वाटरिंग अरेंजमेंट मुसलसल करते रहें एटलीस्ट एक खास वक्त तक, जब तक कि वो सेल्फ सस्टेन ना कर जाएं। अब नया पौधा लगाते हैं, सीडलिंग लगाते हैं, किसी का फिर सीड लगाते हैं, 2 4 6 महीने, 1 साल 2 साल उसे जो है इंक्यूबेशन की या आर्टिफिशियल वाटरिंग की केयर की ज़रूरत होती है, परिंदों से, कीड़े मकोड़ों से या इंसानों से भी इवन, कि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जब वो एक सर्टन हाइट के ऊपर 10-15 फीट तक चले जाते हैं और फिर वो सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, वो ज़मीन से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और हाइड्रेशन लेना शुरू कर देते हैं, एंड दैट परफेक्टली फाइन। तो मतलब आपकी जो भी एक्टिविटी है CSR के अंदर, उसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कि ये नहीं कि उसको छेड़ा शुरू कर दिया और बाद में जो है वो उसके आउटकम क्या हैं, वो सक्सेस रेट क्या है, आप उसको बॉदर ना करें। तो काम को इनिशिएट करें तो वो इतना लॉन्ग टर्म हो कि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको और स्टेक होल्डर्स को मिलते रहें। फिर CSR एक्टिविटी में जो सबसे मैं समझता हूँ कि अहम और कंट्रीब्यूटरिंग फैक्टर है, रादर सपोर्टिंग फैक्टर है, वो ये है कि सिंसेरिटी चाहिए, इखलास और मुखलसपन चाहिए। और जब भी इस बात को हम जिक्र करते हैं तो कॉरपोरेशंस के अंदर जो आपकी अथॉरिटीज हैं, टॉप लेवल की जो कमिटमेंट है, दैट इज अ मस्ट। देखिए, बॉटम लेवल के ऊपर आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आप मुखलस हैं, आपके इरादे बड़े मुस्तहकम हैं, तो ये आपकी CSR एक्टिविटीज के लिए जरूरी हैं। लेकिन जब तक टॉप लेवल का कमिटमेंट नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? टॉप लेवल ने आपको रिसोर्सेज मुहैया करने हैं, टॉप लेवल ने इस चीज को इंश्योर करना है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल किए गए हैं CSR के लिए, वो अपने अपने जिम्मेदारी और कामों को सर अंजाम देते रहें। टॉप लेवल ने जो है वो अपनी हायरार्की के अंदर मुख्तलिफ लोगों को लाइबल करना है कि वो अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को परफॉर्म करें। तो इसलिए जो सिंसेरिटी है आपकी CSR एक्टिविटीज़ के अंदर, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जो रिसोर्सेज मुख्तस किए गए हैं CSR एक्टिविटीज़ के लिए, वो अपनी टारगेट प्लेस पे सर्व हों, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बेजलमेंट ना हो, रिसोर्सेज को जो है वो अनड्यू यूज़ ना किया जाए, पर्सनल यूज़ में ना लिया जाए। जिस चीज़ के लिए रिसोर्सेज डेडिकेट हैं उसी में उसको लेके आया जाए। इसमें वक्त की सिंसेरिटी भी है, जितना वक्त, जितनी एफर्ट और एनर्जीज रिक्वायर्ड हैं वो भी आप अपनी CSR एक्टिविटीज़ में दें। तो फिर उसके बाद है जी आपकी CSR के अंदर जो मैं समझता हूँ कि मज़ीद एक बहुत अहम फैक्टर है, वो है आपकी सेल्फ पॉलिसिंग है। मतलब ओवरऑल इसके ऊपर पॉलिसी साजी मौजूद है, लेकिन जो कवानीन होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें एक ख़ास बात यह है कि हर किसी एक जगह पे बनाई हुई पॉलिसी किसी दूसरी जगह के ऊपर 100% वैसे ही सूटेबल नहीं होती है। जैसे कि कोई एक मेडिसिन हर तरह के पेशेंट के लिए एक तरह से इफेक्टिव नहीं होती, उसी तरह से पॉलिसीज़ को जो है वो आपको बनाना होगा, सेल्फ पॉलिसाइजिंग करना होगा। आपने मतलब आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको आपकी सेल्फ पॉलिसिंग करें, अपने लिए पॉलिसीज खुद बनाएं। अब यहाँ पे अपने लिए पॉलिसीज खुद बनाने से क्या मुराद है? आप देखें कि आपके कॉन्टेक्स्ट या एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह की पॉलिसीज को एनरिच किया जा सकता है। अब देखें, आप डेवलप कंट्रीज के अंदर देखें तो वहाँ पे लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो जब तक, अब ये तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर हैं, इनको जो है वो कोशिश की जा सकती है ट्रेनिंग के ज़रिए से, मोटिवेशन के ज़रिए से कि ये चीज़ें उभर जाएं, लेकिन नेसेसरली ये ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है वो किसी फोर्स के साथ निकाल सकते हैं, जब तक कि आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हैं और आपका अदारा जो है वो सेल्फ पॉलिसिंग नहीं करता है। आप अपने लिए पॉलिसीज़ बनाएं। पॉलिसी साजी में क्या हो सकता है? आपने जो है वो अपनी एक पॉलिसी बना लें कि आप वेस्ट रिडक्शन करेंगे। आपके अदारे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में आपके प्लांट के ऊपर, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के ऊपर
आपने अपने ऊपर ये पॉलिसी लगा ली है कि जी हमने ऐसा कोई रिसोर्स या इनपुट इस्तेमाल नहीं करना जो कि सस्टेनेबल रिसोर्स से ना आए। मिसाल के तौर पे कुदरती जंगलात से काट के लकड़ी जो है वो प्रोसेस करके पेपर बनाना, नो डाउट चाहे आपने खरीदी है, लेकिन एथिकल पर्सपेक्टिव ये है कि आप अगर दरख्त काट रहे हैं तो आप नए दरख्त प्लांट करें, प्लांटेशन करें, ताकि अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों में आपकी ज़ाती प्रोडक्शन के लिए और एनवायरनमेंट में ओवरऑल जो है वो दरख्तों की अवेलेबिलिटी मौजूद रहे। सेल्फ पॉलिसिंग करें। फिर उसके बाद में पूरी CSR के अंदर जो है वो जो साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहेगी वो ये है कि एथिक्स है। एथिक मैंने पहले भी बता चुका एक सेशन के अंदर कि एथिक्स का मतलब है टू डू व्हाट इज़ राइट, जो चीज़ सही है वो की जाए। तो अब जो है वो आपकी सोसाइटी के एतबार से, आपके अदारे के एतबार से जो काम ठीक हैं, जो चीज़ें सही हैं उनको करें। तो अब अच्छा इसमें जो एक फिल्टर है इस चीज़ को असेस करने का कि जी ठीक है क्या, तो आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो भी राइट के वर्जन चल रहे हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, आप वो जो राइट के वर्जन हैं उन राइट्स को इस्तेमाल करें, उन सही चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो एथिक्स वेरी करते हैं हर रीजन में, हर कंट्री के अंदर एथिक्स का अपना एक वर्जन है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं सोशल एथिक्स या नॉर्म्स की बात करता हूँ। अब पाकिस्तान में जो है वो अपने वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर या सोशल गैदरिंग के ऊपर जो है वो किसी खातून को हैंडशेक करने के लिए या उसको जो है वो गले लगाएं या एम्ब्रेस करें उसको इस तरह से, तो ये एथिकल पर्सपेक्टिव नहीं समझा जाता। यूरोप के अंदर आप चले जाएं, अब डेवलप कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनके साथ हैंडशेक करना ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, या जो है वो आप ग्रीट करना ज़्यादा क्लोज होके, तो ये जो है वो एक नॉर्म समझा जाता है। तो वो दैट इज़ नॉट एट ऑल अनएथिकल ओवर देयर। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि जो एथिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। अच्छा, फिर CSR में जो अगली चीज़ देखने वाली है वो है आपकी मार्केट से मुराद मंडी। अब जो मंडी या मार्केट है इसमें आप देखें ग्रे मार्केटिंग भी चल रही है, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है। मार्केट के ऐसे भी पर्सपेक्टिव हैं जो कि किसी तरीके से भी लीगल या एथिकल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा जो है वो जंगली जो जानवर हैं या वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स या रेप्टाइल हैं उनको किल किया जाता है, खाया जाता है। तो उस वहाँ पे वो मार्केट जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस ये है कि लोग खाते हैं तो बस वो खा रहे हैं, वो खाते चले जाते हैं। तो मार्केट के भी कुछ एथिक्स हैं, मार्केट की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब मार्केट से मुराद यहाँ पे टोटली मंडी है, मंडियों के एथिक्स। अब यहाँ पे ये देखें एक ऐसी मंडी जो कि स्मगल्ड या ट्रैफिकिंग ये होती है जब एक मुल्क की हदूद से दूसरी मुल्क की हदूद में जो है वो चीज़ों को गैर कानूनी चीज़ों को गैर कानूनी तरीके से लाया जाए, तो ये ट्रैफिकिंग है। जो स्मगलिंग है इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चीज़ें कानूनी हैं, प्रोडक्ट्स कानूनी हैं, लेकिन उनको बगैर गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फिल किए बगैर आप जो है वो एम्बार्क करते हैं, लेके आते हैं किसी एक मुल्क की हदूद से किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो ये स्मगलिंग कहलाती है। तो मार्केट भी जिम्मेदार है कि वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स सेल की जाएं, उन कंपनीज की प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जाए, सर्विसेज को प्रेफर किया जाए जो CSR एक्टिविटीज़ में सोशली रिस्पॉन्सिबल अदारे हैं। आप डिस्करेज करें उन अदारे मसलन चाइल्ड लेबर, ऐसे अदारे अब जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स होती हैं तो वो इस चीज़ को कमिट करते हैं, कमिटमेंट है उनकी, या ISO की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के जो असूल हैं उनके मुताबिक आप किसी ऐसे अदारे से बिजनेस टर्म्स नहीं रख सकते जहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। अब यहाँ पे एक और जो है वो बात को मैं एक्सटेंड करता चला जाऊँ, चाइल्ड लेबर की बात आ गई
पाकिस्तान में जो है वो लेबर एक्ट के मुताबिक जो है वो 15 साल का जो बच्चा है वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। देखें, पबर्टी जो है, जो मेच्योरिटी है, लेबर लॉ 15 साल में अलाउ कर देते हैं, लेकिन जो लीगल पबर्टी है वो 18 साल में होती है इन केस यू आर अ नॉर्मल चाइल्ड। इन केस कि आप जो है वो आपके वार्ड हैं और आप एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं हैं, आपको किसी ने जो है वो ओन जो है वो किया है। अब ये ऐसी सूरत में होता है कि आपके वालिदैन की डेथ हो जाए या ऐसी इस सिचुएशन में सेपरेशन हो जाए कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन में से दोनों में से किसी ने कैरी नहीं किए और उनका कोई वार्ड था, कोई उनका जो है वो वार्डन था, तो कफील था वालिदैन के अलावा, तो ऐसे बच्चे 21 साल में मैच्योर होते हैं। एनीवेज, फैक्ट्रीज में लेबर की जब हम एज लिमिट देखते हैं पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक तो वो 15 साल है। अब ये देखें कि ये भी जो चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर 15 साल नहीं है, पाकिस्तान में 15 साल क्यों है? क्योंकि हम इकोनॉमिकली एक गरीब मुल्क हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो हमारी जो मैन पावर है वो प्रोडक्टिव हो जाए, तो हम 15 साल में अलाउ कर देते हैं। इवन यहाँ तक देखने आया है कि मतलब वालिदैन, मैं कहता हूँ बहुत कम उम्र में बच्चों को जो है वो काम में डाल देते हैं। खुद वो करते कराते कुछ नहीं है, बस बच्चे पैदा करते हैं और थोड़ा नाजेबा लफ्ज़ है लेकिन फेंक देते हैं। फेंकते कहाँ में? दुनिया, हालात वाक़यात और सोसाइटी के रहमो करम पर फेंकते हैं। तो ये इंटरनेशनल मार्केट की जिम्मेदारी है कि उन अदारों से ख़रीदा जाए जो कि क़वानीन की पासदारी करते हैं, ताकि CSR एक्टिविटी करने वाले अदारों को इनकरेज किया जा सके और जो नहीं करते उनको डिस्करेज किया जा सके। तो ये कुछ मेजर जो है वो स्कोप एक्टिविटीज़ थी, ये जो कुछ मेजर जो है वो एलिमेंट्स थे जो हम CSR एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ कुछ इस तरह से कि CSR एक्टिविटीज़ में आपके जो रिसोर्सेज हैं अदारे से शुरू होते हुए आपकी कंट्री और फिर ग्लोबली, उनको मद्देनज़र रखना और उनकी बेटर यूटिलाइजेशन को मद्देनज़र रखना, फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करना कि CSR एक्टिविटीज़ के अंदर कौन से अदारे, कौन से लोग, कौन से अफराद जो हैं वो और कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आपकी जो CSR एक्टिविटीज़ हैं उन्हें लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ उतना अच्छा रिजल्ट यील्ड नहीं करती हैं। फिर सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है आपकी CSR एक्टिविटीज़ के अंदर। आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दैट उनके पीछे सिंसियर एफर्ट्स, सिंसियर डेलीगेशन और सिंसियर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। फिर सेल्फ पॉलिसिंग है, आप अपने अदारे के अंदर अपने आप को इनफरादी तौर के ऊपर, अपने अदारे को इनफरादी तौर के ऊपर सेल्फ पॉलिसाइज करें, उनकी पॉलिसीज़ बनाएं और अपने लिए खुद पॉलिसीज़ बनाएं और फिर उन पर अमल दरामद करने की कोशिश करें। फिर हमने एथिक्स की बात की। आप CSR में जो भी एक्टिविटीज़ करें दैट मस्ट फॉल विद इन दी ब्रैकेट्स ऑफ एथिक्स, जो भी आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक। फिर उसके बाद में हमने मार्केट के मंडी की बात की। मंडी की जिम्मेदारी इसके अंदर ये है कि मंडी उन अदारों को, उन सप्लायर्स को और वेंडर को इनकरेज करे जो कि CSR एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेंडिंग करते हैं और CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंडिंग करने के साथ साथ प्रोडक्टिव तरीके से सपोर्ट करते हैं CSR एक्टिविटीज़ को। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात है, आप जो भी काम करें वो सस्टेनेबल हो, आप जो भी इनपुट्स इस्तेमाल करें वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल से मुराद ये है कि एनवायरनमेंट को और ग्लोबल रिसोर्सेज को ज़ाय ना किया जाए और इस तरह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए जो कंकरेंट हम कर सकें। यानी कि मैंने इसमें एग्जांपल दी थी। अब देखें, अब दरियाओं समुद्रों से बेइंतहा मछली जो है वो आपने इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी बना ली है, आप लाखों टन एक जो है वो बहरी जहाज जाके समुद्रों से मछली पकड़ लेता है। रिप्रोड्यूस कैसे होगी? कौन रिप्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ पे कुछ ऐसे महीने कोई होते हैं, 3-4 महीने ऐसे जिसमें समुद्री हयात मुख्तलिफ तरह की जो जीन्स हैं वो अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाती हैं। तो उनको हम लिमिट कर सकते हैं कि इन 2-4-6 महीनों के अंदर आप फिशिंग नहीं करेंगे, आप जो है वो हंटिंग नहीं करेंगे, ताकि आप रिसोर्सेज को सस्टेनेबल रख सकें। तो एक चीज़ यहाँ कंक्लूड करता चलूँ, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक चीज़ ध्यान में रखें, हम चाहे जिस तरह की मर्जी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर लें, जब तक
नेचुरल रिसोर्सेज एज इनपुट काम नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितनी मर्जी हाईटेक इंडस्ट्री होती चली जाए, जो नेचर है ये एक ब्लेसिंग है और ये हमें रिसोर्सेज मुहैया करती आई है, करती रहेगी। तो CSR एक्टिविटीज का साथ में थोड़ा सा रिव्यू, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको CSR एक्टिविटीज को डिजाइन करते हुए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए और उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हुए हमें मद्देनजर रखनी है, उन चीज़ों को आज हमने जिक्र किया है। तो इस हवाले से आपकी कोई कमेंट हो, कोई राय हो, आप कोई क्रिटिक करना चाहें, कमेंट बॉक्स हाजिर है। उसकी वजह यह है जब आप उसमें कोई कमेंट करते हैं और उसके ऊपर कोई जवाब दिया जाता है तो वो फ्यूचर में एक रेफरेंस के तौर पे रहता है एंड एवरीवन आउट देयर कैन कंसल्ट दैट आंसर। आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। आपकी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो जरूर पूछिए। जी स्टूडेंट्स, आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो बोलें भाई। करना चाहिए जो CSR पे इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट कैसे करेक्ट करेगी? देखें, जब आपके पास चीजें आती हैं, अब एक आपका वुड का काम है, एक बंदा दरख्त काट के लेके आ गया आपके पास, तो आप उससे पूछें कि ये दरख्त आपने कहाँ से काटे हैं। इवन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट लगी हैं, वो आपको क्लियरेंस देते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ आप दरख्त काट के लेके आए, कहाँ से काट के लेके आए हैं आप। अब देखें, अब आप जब अगर आपने अपने उगाए हुए हैं तो डेफिनेट आपके पास उसका है ना एविडेंस कि मेरे पास मेरा एग्री फार्म है, मैं वहाँ पे ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे ये होता है अगर कोई बंदा किसी जगह से खरीद कर काट के लेके आया, उसके पास कोई ना कोई एविडेंस उसका होगा ना, डॉक्यूमेंट्री, तो आप उससे डिमांड करें वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और यहाँ पे चोर बाजारी को डिस्करेज करना होगा। जब भी आप अखलाकियात या एथिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको मोरालिटी और बड़ा करेज के साथ स्टैंड अप होना पड़ता है। वरना क्या होता है कि जो लोग अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या रूल्स को बाईपास करते हैं, उनके पास एथिकल पर्सपेक्टिव में काम करने वाले लोगों के मुकाबले में सस्ती और ज्यादा वैरायटी मौजूद होती है, ठीक है। तो आप उन्हें यूं पाबंद कर सकते हैं। या हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें वो बिल ऑफ ओरिजिन मांगते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स मांगते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट हैं वो लीगल हैं। बिल ऑफ ओरिजिन ये है कि जी आप हलफ दें कि ये प्रोडक्ट किस जगह की बनी हुई है, और डिक्लेरेशन ऑफ गुड ये है कि आप जो है वो हलफ देंगे कि ये चीज फलां फलां कंटेंट है, इसमें कोई हार्मफुल चीज नहीं है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसमें जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर अगली बात, आप अक्सर देखें जब भी आप कोई ड्रामा या फिल्म देखते हैं जिसमें जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे हलफ लिया जाता है उनसे कि ड्यूरिंग दी कैप्चर ऑफ दिस वीडियो किसी किस्म के किसी जानवर को या एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया गया। तो जो एथिकल काम करता है उनको इनकरेज किया जा सकता है ऐसे। अच्छा जी, ये किसी ने क्वेश्चन किया कि जी CSR एक्टिविटीज को एथिक्स लॉ से किस तरह से रिलेट किया गया कि ये एक सब्जेक्ट बन गया है। देखें, हम बिजनेस स्कूल्स के अंदर आपको ये चीज पढ़ाते हैं कि कारोबार कैसे करना है, और जब हम कारोबार करते हैं तो हर तरह की जो कारोबारी एक्टिविटी है, कारोबार की पहली डेफिनेशन अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें लिखा ही ये है कि एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, टू यील्ड प्रॉफिट इज कॉल्ड अ बिजनेस। तो जब तक आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, अब CSR लॉ बन गया, एथिक्स के अपने लॉज हैं मुख्तलिफ तरह के, तो जब तक आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए मौजूद जो गवर्नमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो रुकावटें बनाएंगे। जो लोग बाखबर हैं कवानीन से, वो आपके रास्ते में बिजनेस के रुकावटें बना सकते हैं। तो इसलिए उन रुकावटों को टैकल करने के लिए ये जरूरी है कि हम जब भी कारोबार करें तो हम कवानीन को मद्देनजर रखें। जी ठीक है जी। नेक्स्ट, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बोलें। जी कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी का? चैट के अंदर सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना नाम और जी जी फैसल। अच्छा, आपने ना करने के लिए माइक ऑन किया था? हाँ, ये भी अच्छी बात है। कोई बोल नहीं रहा था तो मैंने कहा मैं खांस देता हूँ।